हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हम राजस्थान के आधुनिक इतिहासकारों के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपना जो चैप्टर है उसी आधुनिक इतिहासकारों को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक कर्नल जेम्स टॉड की बात की हमने और टेसिटोरी के संदर्भ में, ग्रियर्सन के संदर्भ में, डॉक्टर दशरथ शर्मा के संदर्भ में हमने बात की। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में जो क्वेश्चन था, रीड का क्वेश्चन था कि उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न, जो राजस्थान है, राजपूताना स्टेट है, ये पुस्तक किसको समर्पित की थी? तो यति ज्ञानचंद्र को इन्होंने अपनी पुस्तक समर्पित की थी। एनल्स के भाग पूछे जा सकते हैं, तो दो भागों में एनल्स का विभाजन मिलता है, एक तरह से दो खंड थे। इसके अलावा इनकी उपाधि पूछी जा सकती है, राजस्थान में इतिहास के पितामह कहलाते हैं। एक बार क्वेश्चन इनके एक तरह से रेजिडेंट के रूप में पूछा गया था, तो पश्चिमी राजपूताना के ये मुख्य रूप से रेजिडेंट रहते हैं। टेसिटोरी के संदर्भ में हमें क्वेश्चन चारण साहित्य के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक जो है वो राजस्थान थ्रू दी एजेस पूछी गई है, अर्ली चौहान डायनेस्टी पूछी गई है, शार्दुल इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है, शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थापित किया गया था, उसके एक तरह से संस्थापकों की बात की गई थी, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा उसके संस्थापकों में से एक थे। आज हम बात कर लेते हैं आधुनिक इतिहासकारों में सूर्यमल मिश्रण की। काफी बार इनके बारे में हमें क्वेश्चन पुस्तक के बारे में ही पूछा गया है। तो सूर्यमल मिश्रण जो है, इनका जन्म बूंदी में इनके पिता का नाम चंडीदान आता है और माता का नाम भवानी बाई। ये बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी होते हैं। तो राम सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान होते हैं राम सिंह के, जो बूंदी के शासक थे। सूर्यमल मिश्रण जो है, इन्होंने अपने ग्रंथ में खासकर राजस्थानी, खासकर संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी इत्यादि शब्दावली का मिश्रण किया है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो ग्रंथ है वो थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दावली युक्त हो गया है, कि सभी भाषाओं के शब्द जो है उन्होंने यूज किए हैं। सूर्यमल मिश्रण की जो पुस्तक है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो वंश भास्कर आती है। तो ये हमें पुस्तक पूछी हुई है क्वेश्चन के रूप में, वंश भास्कर। RSP का भी क्वेश्चन हुआ और लगभग एक तरह से डिंगल भाषा में 1,02,000 पद जो है वो, या 1,00,000 पद भी कह दिए जाते हैं, 1,00,000 पदों का संकलन है, डिंगल भाषा के पदों का संकलन वंश भास्कर में। और इसमें हमें बूंदी के साथ साथ राजपूताने का इतिहास मिलता है। तो बूंदी के इतिहास का विवरण इस ग्रंथ में इन्होंने किया, इसके साथ साथ राजपूताने के इतिहास का विवरण भी इन्होंने वंश भास्कर पुस्तक में किया है। सूर्यमल मिश्रण की जो चर्चित पुस्तक है जो हमें पूछी जा सकती है, जब क्रांति की हम बात करते हैं तो एक तरह से युवाओं को प्रेरित करने वाली उनकी पुस्तक थी। युवाओं में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरणा स्रोत का काम करती है वीर सतसई। तो ये क्रांति के संदर्भ में चर्चित पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तक है राम रंजाट, छंदोग मयूख, बलवद विलास। और रासो साहित्य में हमने देखा कि सूर्यमल मिश्रण ने सती रासो पुस्तक लिखी थी रासो साहित्य में। तो वीर सतसई के बारे में हमें क्वेश्चन मिल सकता है, सती रासो के बारे में मिल सकता है, वंश भास्कर के बारे में ज्यादा बात इनके संदर्भ में पूछा गया। बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि होते हैं सूर्यमल मिश्रण। तो आधुनिक इतिहासकारों में इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आगे बढ़ते हैं और आगे
आधुनिक इतिहासकारों की श्रृंखला में अगले इतिहासकार पंडित रामकरण आसोपा का नाम आता है। पंडित रामकरण आसोपा, इनका जन्म मारवाड़ के बड़लू ग्राम में होता है। तो इनकी जन्मस्थली बड़लू मारवाड़ का एक गांव उसमें, और एक तरह से टेसिटोरी से संबंधित विद्वान भी रहे, टेसिटोरी के सहयोगी भी रहे रामकरण आसोपा। हम देखते हैं कि टेसिटोरी सबसे पहले जब जोधपुर आते हैं तब उनके एक सहयोगी, बाद में टेसिटोरी ने अपनी कर्मस्थली बीकानेर बनाई थी। पंडित रामकरण आसोपा की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें एक भगवत गीता पर मारवाड़ी टीका, मारवाड़ी भाषा में टीका है। भगवत गीता का संक्षिप्त रूप मारवाड़ी भाषा में इन्होंने लिखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है डिंगल शब्दकोश, जो हमें पूछा जा सकता है। पश्चिमी मारवाड़ी का जो स्वरूप है डिंगल शब्दकोश, इसका एक तरह से वर्णन लिखा है। और इसके अलावा राजस्थानी व्याकरण, या जिसको मारवाड़ी व्याकरण भी कह देते हैं, मारवाड़ी भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण पुस्तक पंडित रामकरण आसोपा द्वारा लिखी गई। इसके अलावा रामकरण आसोपा के संदर्भ में अति इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने मारवाड़ का मूल इतिहास भी लिखा है। तो मारवाड़ का इतिहास या मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास भी जिसको कह दिया जाता है, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें पूछी जा सकती है। मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने लिखा है। भगवत गीता पर मारवाड़ी टीका इन्होंने लिखी है। डिंगल शब्दकोश का एवं मारवाड़ी व्याकरण का लेखन पंडित रामकरण आसोपा द्वारा किया गया है। ये एक भाषाविद, लेखक और पत्रकार, इसके साथ साथ इतिहासकार की श्रेणियों में अपना स्थान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ अन्य इतिहासकार हैं। ये मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। एक तरह से कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं, राजस्थान के निवासी बन जाते हैं। एक तरह से राजस्थान में ही इतिहास लेखन में इनका बड़ा योगदान रहता है। इनके संदर्भ में एक ही बार हमें क्वेश्चन मिलता है। तो विश्वनाथ रेऊ के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो इनकी नहीं है, तो जैन परीक्षा का वो 2016 का क्वेश्चन था। विश्वनाथ रेऊ की पुस्तकों में देखते हैं। नंबर 1, कॉइन्स ऑफ मारवाड़। मारवाड़ रियासत में प्रचलित जो भी सिक्के थे, जैसे हमने बहुत सारे सिक्कों की बात की, सालमी, हाली, गदैया सिक्के जो है, ढकुसाई सिक्के जो है वो मारवाड़ रियासत में प्रचलित थे। कलदार सिक्के भी प्रचलित थे। तो कॉइन्स ऑफ मारवाड़ इनकी पहली पुस्तक आती है। इनकी दूसरी पुस्तक आती है हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों का इतिहास इन्होंने लिखा है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश है और हम देखते हैं कि जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में, तो उस समय दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट राजवंश जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे दंती दुर्ग जैसे अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। इसके विश्वनाथ रेऊ की अगली कॉइन्स ऑफ मारवाड़ और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बाद पुस्तक की बात करें तो एक तरह से भारत के प्राचीन राजवंश नाम से भी पुस्तक इन्होंने लिखी है और ऋग्वेद का ऐतिहासिक और सामाजिक सार भी इन्होंने लिखा है। तो ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार इनकी पुस्तक आती है। इसके साथ साथ भारत के प्राचीन राजवंश नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है। ये
विश्वेश्वरनाथ रेऊ के संदर्भ में एक तरह से हमें बहुत सारी पुस्तकें मिलती है और इनकी प्रेरणा के स्रोत कर्नल जेम्स टॉड होते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड के संरक्षण में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, जो इतिहास के जनक माने जाते हैं। और विश्वेश्वरनाथ रेऊ को जोधपुर के सुमेर सिंह जो है, जोधपुर के शासक सुमेर सिंह अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष बनाते हैं। एक तरह से यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये सुमेर सिंह के समकालीन थे, कर्नल जेम्स टॉड को अपना गुरु मानते हैं। उनके सानिध्य में बहुत सारे इतिहास लेखन से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो लेखन का कार्य करते हैं। मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण परिवार, राजस्थान के मूल निवासी एक तरह से हम नहीं कह सकते, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए विश्वेश्वरनाथ रेऊ। आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा मनुस्मृति पर एक विश्वेश्वर ग्रंथ लिखा गया, या विश्वेश्वर स्मृति भी कह देते हैं। विश्वेश्वर स्मृति, स्मृतियां जो है वो कानून के ग्रंथ कहलाती थी और ये मनुस्मृति का अनुकरण करते हुए उन्होंने लिखा है। मनुस्मृति के आदर्शों पर का अनुसरण करते हुए उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो जो हमें एक बार जैन का क्वेश्चन मिला उसमें निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, तो कॉइन्स ऑफ मारवाड़ इनकी पुस्तक थी। हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट इन्होंने लिखी, विश्वेश्वर स्मृति, हिस्ट्री ऑफ निम्बाज जो है इनकी पुस्तक नहीं होती। तो इस क्वेश्चन की भी हमने बात की। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्रम में हम देखते हैं कि अगले एक महत्वपूर्ण इतिहासकार, लेखक और जो कानून की आत्मा भी कहलाते हैं, कानूनी भी कह लेते हैं, जिन्हें मुंशी देवी प्रसाद इनका नाम आता है। महत्वपूर्ण इतिहासकार है, इनके कोटेशन बहुत बार पूछे जाते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, इनका जन्म जयपुर में होता है। मुंशी देवी प्रसाद के बारे में ये कहा जाता है कि एक तरह से ये मारवाड़ के मारवाड़ रियासत में राजस्व मामलों के सदर नायब नियुक्त होते हैं। एक नायब का पद मारवाड़ रियासत द्वारा मुंशी देवी प्रसाद को दिया जाता है और राजस्व संबंधी कानूनों पर काम करते करते इन्होंने लगभग 13 पुस्तकें लिख दी थी। तो 13 पुस्तकें कानून पर लिखने के कारण इनकी उपाधि कानूनी भी आती है। इन्हें कानूनी या कानून की आत्मा के नाम से जाना जाता है मुंशी देवी प्रसाद को। और ये मारवाड़ में नायब के पद पर तैनात होते हैं। कुछ राजस्व मामलों का इन्होंने निपटान किया था, एक तरह से कानूनी मामलों का निपटान किया था। इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उनमें हम देखते हैं नंबर 1 पुस्तक आती है प्रतिहार, एक राजवंश था, प्रतिहार वंश प्रकाश। एक पुस्तक, नंबर 2 पुस्तक इन्होंने लिखी है राजा भारमल। इसके अलावा इन्होंने जितने भी अभिलेख हैं, पुरातात्विक जो सामग्री है जिनको हम कह सकते हैं अभिलेख है, जितने भी सनद हैं, पट्टे हैं, परवाने हैं, मंसूर हैं, इन सब पर भी बहुत सारे जो दस्तावेज हैं राजस्व संबंधी और जो पुरातात्विक सामग्री संबंधी दस्तावेज है उन पर भी उन्होंने व्यापक तौर पर कार्य किया है। उसके एक तरह से संरक्षण में इनका बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। मुंशी देवी प्रसाद के 2 अति महत्वपूर्ण जो खासकर कोटेशन हैं, जो उपाधियां उनको उन्होंने दी है, उसके संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो मुंशी देवी प्रसाद का ही एक कोटेशन हमने जब नैन्सी की बात कर रहे थे तब लिखा था कि मोनोत नैन्सी जो है इनको उपाधि दी गई है देवी प्रसाद द्वारा राजस्थान का अबुल फजल। ये अकबर के समकालीन थे अबुल फजल, और राजस्थान का अबुल फजल मोनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और दूसरी उपाधि बीकानेर के शासक होते हैं राय सिंह, इनको इन्होंने राजपुताने का करण कहा है। तो राजपुताने के करण की उपाधि राय सिंह को दी गई है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। और वही बीकानेर के शासक लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। ये उनकी एक
अन्य उपाधि हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी फारसी ग्रंथों का भी हिंदी और उर्दू में एक साथ उन्होंने अनुवाद किया था। तो सारी की सारी फारसी भाषा की जो पुस्तकें थी, बाबरनामा, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, जहांगीरनामा, ये लगभग इन पुस्तकों का इन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा में अनुवाद किया। बहुत सारी पुस्तकों को एक तरह से बाएं पेज पे उन्होंने हिंदी में और दाएं पेज पर उसका उर्दू अनुवाद किया था। इन फारसी ग्रंथों का अनुवाद भी उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा प्रतिहार वंश प्रकाश राजा भारमल और एक अन्य पुस्तक मालदेव का चरित्र आता है। तो मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, उसके चरित्र का वर्णन पुस्तक भी इन्होंने मुंशी देवी प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इनकी उपाधि याद रखें, खासकर पुस्तकें, और ये इनके द्वारा दिए गए टाइटल जो है वो ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक हैं। अति महत्वपूर्ण बात मुंशी देवी प्रसाद के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं एक समाज सुधार की, और अपने एसएसटी में एक टॉपिक भी है खासकर समाज सुधार से संबंधित, और बहुत बार क्वेश्चन हमें रीट के हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन विभिन्न कानूनों से संबंधित पूछा गया है। समाज सुधार के जो समय समय पे कानून प्रकाशित हुए थे, और उन कानूनों में हम देखते हैं कि हरविलास सारदा का भी अपना योगदान था। तो अगले समाज सुधारक, इतिहासकार, लेखक, विद्वान हरविलास सारदा, कानूनविद भी। इनकी कर्म भूमि जो है वो मुख्य रूप से अजमेर होती है। हरविलास सारदा के संदर्भ में हमें खासकर क्वेश्चन जो है वो समाज सुधारक के बारे में पूछा गया था कि ऐसा इतिहासकार जो समाज सुधारक भी रहा, और इन्हीं के प्रयासों से एक तरह से बाल विवाह से संबंधित जो कानून पारित किया गया, सारदा कानून जिसको कहा गया, 1929 की बात है, जब लॉर्ड इरविन का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था, तो उस समय उनके द्वारा पारित। तो ये इतिहासकार भी हैं और समाज सुधारक भी है। तो समाज सुधारक के रूप में काम करने वाले इतिहासकार इनको कहा जा सकता है। लेखक भी हैं, विद्वान भी हैं, कानूनविद भी हैं। मुख्य क्रम भूमि हम एक तरह से अजमेर मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं, खासकर विभिन्न चरित्र लिखे हैं इन्होंने। तो महाराणा सांगा इनकी एक पुस्तक आती है। नंबर 2 पुस्तक इन्होंने महाराणा कुंभा पर लिखी है। नंबर 3 रणथंभौर के अमीर के बारे में इन्होंने अमीर पर पुस्तक अमीर के बारे में लिखी है। इनके बहुत सारे एक तरह से समाचार पत्रों के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। हरविलास शारदा का सबसे बड़ा योगदान और पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन जो है वो शारदा कानून है, शारदा एक्ट भी जिसको कहा जा रहा है। और ये 1929 में, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। इस समय एक तरह से कानून पारित हुआ था, और ये कानून जो है वो बाल विवाह की आयु तय करने संबंधी कानून था। एक तरह से बाल विवाह निषेध कानून जो है वो इनके प्रयासों से पारित किया जाता है। बाल विवाह की आयु जो है, न्यूनतम आयु, इस शारदा कानून के तहत तय की जाती है। और हरविलास शारदा के प्रयासों से यह कानून लॉर्ड इरविन के समय ब्रिटिश भारत में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा अन्य पुस्तकों में हम देखते हैं स्वामी विरजानंद जो दयानंद के गुरु थे, इनके बारे में भी लिखा है इन्होंने, चरित्र विरजानंद। इसके अलावा इनकी एक अन्य पुस्तक जो है वो आर्य समाज, और या फिर हम परोपकारिणी सभा और दयानंद सरस्वती कह सकते हैं। तो खासकर दयानंद सरस्वती का उदयपुर आना जाना था, उनकी मृत्यु अजमेर में होती है। तो दयानंद सरस्वती एवं परोपकारिणी सभा, समाज सुधार संबंधी संस्था जिसकी स्थापना दयानंद की प्रेरणा से हुई थी राजस्थान में। तो अन्य पुस्तकों में स्वामी विरजानंद इनके गुरु आते हैं, इन पे भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। रणथंभौर के हमीद पे पुस्तक लिखी है, महाराणा कुंभा के नाम से पुस्तक, महाराणा सांगा के नाम से पुस्तक। इसके अलावा 2 पत्रिकाएं आती है,
जो आर्य मार्तंड और परोपकारिणी सभा या परोपकारिणी पत्रिका के नाम से, ये दो मुख्य रूप से इनके समाचार पत्र थे। खासकर हमें कानून के बारे में ही ज्यादा पूछा जा रहा है, समाज सुधारक के संदर्भ में पूछा जा रहा है। यहाँ हमें अभी तक कोई क्वेश्चन मिला नहीं है इसके संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और अगले एक इतिहासकार की बात करें जो मुख्य रूप से उनका पेशा पत्रकारिता था और पत्रकारिता के पिता में पत्रकारिता के भीष्म कहलाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। इनका जन्म स्थान जसरापुर, मुख्य कर्मभूमि हम जयपुर मान सकते हैं। पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो पत्रकारिता की शुरुआत जो है खासकर एक तरह से पुर्तगालियों द्वारा जब गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी उसके बाद से होती है। पहली पुस्तक रची जाती है और पत्रकारिता का अग्रदूत हम राजा राम मोहन राय को कह देते हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र जो है उन्होंने सबसे पहले एक तरह से एज ए भारतीय के रूप में समाज कौमुदी, मिरातुल अखबार जैसे समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किए थे। और एक तरह से बंकिंगम जो है उसको तटस्थ पत्रकारिता का जनक कह दिया जाता है और वहीं झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म या पितामह, ये इनकी महत्वपूर्ण उपाधि आती है। झाबरमल शर्मा के अन्य समाचार पत्रों की बात करें, इनके द्वारा जो भी समाचार पत्रों का संपादन किया गया, तो एक समाचार पत्र हिंदू संसार आता है, एक आता है ज्ञानोदय, एक आता है भारत बंधु। ये इनके द्वारा कुछ संपादित समाचार पत्रों के नाम। इनके द्वारा लिखित पुस्तकों में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो हमें खासकर विवेकानंद के संदर्भ में पूछी जा सकती है, ये याद रखने वाली है, खासकर रीट के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन। तो जैसा कि हम देखते हैं कि विवेकानंद का संबंध खेतड़ी से ज्यादा है, खेतड़ी आते जाते रहते हैं, 3 बार खेतड़ी आए। खेतड़ी एवं विवेकानंद, ये इनकी एक पुस्तक है। नंबर 2, खेतड़ी का इतिहास, इनकी एक अन्य पुस्तक है। शेखावटी का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, तो इनकी एक अन्य पुस्तकों में शेखावटी का इतिहास भी हम लिख सकते हैं। विवेकानंद से संबंधित पुस्तक अति महत्वपूर्ण रहेगी इनके द्वारा लिखित, जो हमें मुख्य रूप से जानकारी देती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक उग्रवादी नेता, क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक है, तो इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है तिलक गाथा। ये उग्रवादी दल के सदस्य थे। लाल बाल पाल का हमने एक तरह से नाम सुना होगा। तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में हम तिलक को भी शामिल करते हैं, उस तिकड़ी का हिस्सा है। तो तिलक गाथा नाम से पुस्तक। इसके अलावा गायों पे उन्होंने भारतीय गोधन नाम से पुस्तक भी लिखी है। एक अन्य क्रांतिकारी नेता जो अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसा दिए जाते हैं, बाद में वो राजनीति से संन्यास लेते हैं, श्री अरविंद, तो इन्होंने अरविंद चरित्र नाम से भी पुस्तक लिखी है। तो इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया अरविंद चरित्र। ये अति महत्वपूर्ण रहेगी खेतड़ी एवं विवेकानंद। खेतड़ी का इतिहास जो है वो इनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में है। तो पंडित झाबरमल शर्मा के बारे में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ रह गए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। एक पुस्तक हमें सेकंड ग्रेड में पूछी गई थी, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसकी लेखक रीमा हुजा आती है। तो रीमा हुजा ने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं और अब तक हमने विभिन्न अभिलेखों की, सिक्कों की और इसके साथ साथ
पुरालेखीय सामग्री वगैरह की बात की, तो थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं चीजों को और ज्यादा। जैसे कि सिक्कों के बारे में अगर सुमेलित करना क्वेश्चन मिलता है तो कुछ एक महत्वपूर्ण सिक्कों का हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे ज्यादा बार हमें 2 बार क्वेश्चन झाड़साई सिक्कों का पूछा गया। इसके अलावा एक सिक्कों का हमने जिक्र नहीं किया था, एक तरह से एक रियासत के जो सिक्के थे, एक रियासत के सिक्के और चेहरेसाई के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसके अलावा सिक्कों में हम देखते हैं कि कुछ यूनिक सिक्के भी थे, जैसे तमंचा साई हमने बात की, और एक हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हमें सिंगल क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर झाड़साई के संदर्भ में हम बात करें तो, लेकिन यहाँ पे सुमेलित करना बढ़ा देते हैं क्वेश्चन। हाँ, एक रियासत आती है करौली, एक रियासत आती है बूंदी, एक रियासत आती है जयपुर, एक रियासत आती है जोधपुर और एक रियासत आती है धौलपुर। इनके कुछ जनरल सिक्कों की बात कर लेते हैं। जयपुर रियासत के जो सिक्के हैं ज्यादा बार पूछे गए हैं, झाड़साई सिक्के कहलाते हैं। करौली यादव वंश का शासन होता है और यहाँ के सिक्के जो है वो माणकसाई कहलाते हैं। चेहरासाई सिक्के जो है या कटारसाई सिक्के भी नाम आता है, ये बूंदी रियासत में प्रचलित थे। तमंचासाई सिक्कों की बात की हमने कि धौलपुर में प्रचलित है, और विजयसाई सिक्के जो है वो जोधपुर में प्रचलित सिक्के थे। तो ये 2 सिक्के माणकसाई और चेहरासाई अलग से हमने यहाँ पे जिक्र किया। झाड़साई सिक्कों का एक सिंगल क्वेश्चन भी हमें RS प्री में मिला था। आगे बढ़ते हैं। पुरालेख के संदर्भ में एक सुमेलित करना क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्द हमने शनद देखा था, एक मंसूर देखा, एक हमने फरमान देखा, इसके अलावा एक शब्द हमने लिखा नहीं था, दस्तूर कौमवार, जो पूछा हुआ है। सुमेलित करें तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शहजादे का जो इतिहास था वो मंसूर था। सनद एक प्रकार की जागीर के रूप में स्वीकृति थी जो बादशाह द्वारा दी जाती थी। बादशाह का द्वारा जो जारी आदेश था बादशाह की मुहर से, उसको सामान्यतः फरमान कहा जा रहा था। और जयपुर रियासत में जो सामाजिक और खासकर जाति व्यवस्था के बारे में हमें विस्तृत विवरण मिलता है, विभिन्न कौम वाइज विवरण मिलता है, उसको दस्तूर कौमवार कहा जा रहा था। तो सनद जो है वो एक प्रकार की बादशाह द्वारा अपने अधीनस्थों को, खासकर जागीरदारों को दी जाने वाली स्वीकृति थी। वो एक तरह से भूमि अनुदान भी हो सकता है। मंसूर का हमने ये देखा कि एक ही बार जारी हुआ था, औरंगजेब द्वारा जारी किया गया था और शाहजहां के समय तो बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी जो आदेश था उसको मंसूर कहा जा रहा था। तो मंसूर शहजादे का एक तरह से आदेश है। और फरमान जो है वो शाही आदेश या बादशाह का आदेश कहलाता था। दस्तूर कौमवार जयपुर रियासत से संबंधित हमें विभिन्न जातियों के बारे में व्यापक जो डिटेल मिलती है, उसका सामाजिक विवरण हमें मिलता है, तो उसको दस्तूर कौमवार कहा जा रहा है। ये एक फारसी शब्द है। पुरालेखी सामग्री के बाद हम एक क्वेश्चन का जिक्र संग्रहालयों के बारे में कर लेते हैं, और जो हमें अलग अलग सिंगल क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को हम थोड़ा सा एक साथ शामिल कर देते हैं, सुमेलित करना बढ़ा देते हैं। संग्रहालय के बारे में जो है सुमेल करें। पोथीखाना, एक हमें इस बार नवीनतम क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक में ये भी पूछा गया। रीट 2015 का क्वेश्चन हमें
युद्ध संग्रहालय का पूछा हुआ है। एक सिंगल क्वेश्चन हमें राज्य विद्या प्रतिष्ठान और इसके साथ साथ राजस्थानी साहित्य के बारे में जानकारी देने वाला पुस्तकालय, एक हमें इसके बारे में पूछा गया था, 3rd ग्रेड का क्वेश्चन। एक हम जनजातियों के संग्रहालय के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे, उनको हमने एक साथ कर दिया एक तरह से। सुमेलित करें तो आगे बढ़ते हैं और अलग अलग संग्रहालयों के बारे में बात कर लेते हैं। पोथीखाना पुस्तक प्रकाश के बारे में सिंगल क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे संबंधित है, साहित्यिक का पूछा गया था, तो राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। लेकिन अलग यहाँ पे हम सुमेल कर रहे हैं, तो कहाँ अवस्थित है पोथीखाना, और गुड़ियाओं का संग्रहालय जो है वो जयपुर में है। युद्ध संग्रहालय सिंगल क्वेश्चन था रीट का 2015 का, तो युद्ध संग्रहालय जो है वो एक तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध की स्मृति में वार म्यूजियम के रूप में जैसलमेर में स्थापित है। राज्य विद्या प्रतिष्ठान और पुस्तक प्रकाश जो है वो जोधपुर में आता है। सरस्वती पुस्तकालय का सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, फतेहपुर सीकर में अवस्थित है। और जनजातीय संग्रहालय जो है वो उदयपुर में अवस्थित है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने संग्रहालय के बारे में पढ़े हैं, और भी जो क्वेश्चन है उनका हम आगे जिक्र करेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।